होता है योग मार्ग में या योग साधना में मुमुक्षु उसको बोलते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने मार्ग में योग साधना में आगे बढ़ता है। तो ज्ञान योग में मुमुक्षु को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, बहिरंग साधना के अंतर्गत ही आता है। मोक्ष, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष को पाने के लिए जिज्ञासु होता है। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकते। उस ज्ञान को पाने के लिए हम अपने गुरु के समक्ष नहीं जा सकते। तो एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष किसके द्वारा संभव है? ज्ञान के द्वारा ही, ठीक है। तो ये बहिरंग हो गया। अंतरंग में मैंने बताया था 3 पॉइंट्स थे। एक था श्रवण, देन मनन, देन निधिध्यासन। जो श्रवण है, श्रवण आप लोग मुझे बताएंगे, आपने उस दिन भी आंसर दिया था, श्रवण का क्या मीनिंग है? विद्या जी, श्रवण का क्या मीनिंग है? म्यूट हो रखा है आपका माइक। गुरु से ज्ञान की बातें सुनना। और गुरु से और किसके द्वारा? ग्रंथों से, ग्रंथ पूरी सृष्टि से या जिस भी चीज से हम ज्ञान लेना चाहते हैं उस सभी से सिर्फ सुनना। श्रवण का मतलब है बिना संशय के ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुनना। जहां संशय आ गया वहां सुनना भी बेकार है। तो ज्ञान योग हमें क्या बताता है कि बिना संशय के ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुनना, ठीक है, बिना संशय के मतलब श्रद्धा भाव से। और मनन का क्या अर्थ है? जो सुना है उसका अपने अंदर ही मनन करना, चिंतन करना, एक प्रकार से क्रिएटिविटी डेवलप करना। यस, अंतःकरण में उतार लेना। तो इसको आप वैल्यू एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ेंगे? जो योग साधना है या फिर ज्ञान योग हमारे अंदर वैल्यूज को डेवलप करता है, तो हम मनन को कैसे कनेक्ट करेंगे कि किस टाइप की वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप हो रही है? यस, जैसे मनन, पहले श्रवण किया, फिर हमने उसका मनन किया, फिर उसके बारे में अवलोकन किया, कि अपने मन में सोचा कि ये सही है, विवेक से अवलोकन किया। मतलब आप लोगों के ना द्वार खुल रहे हैं अब। अब आप आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इसमें निधिध्यासन। निधिध्यासन किसको बोलेंगे? जैसे वेदों से सुना हुआ ज्ञान निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है अनुभव प्राप्त ज्ञान या आत्म साक्षात्कार। अनुभव प्राप्त ज्ञान या आत्म साक्षात्कार। ज्ञान योग में योगी ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ अपने जीवन में भी उसे लागू करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ज्ञान को व्यर्थ माना गया है जिसको आप अपने जीवन में लागू ना कर सके, ठीक है। तो आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब आप अपने आप को ही जानेंगे। जब आप पूरी तरह से अपने आप को जान लेंगे तब वो आत्म साक्षात्कार ही है, ठीक है। तो अनुभवात्मक ज्ञान और बोध करना इसका आधार माना गया है निधिध्यासन का। इसके भी 15 पॉइंट हैं निधिध्यासन के। ये अंतरंग साधना के अंदर है तीनों पॉइंट, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ठीक है। इसके 15 पॉइंट्स कौन से हैं? थोड़ा रिवीजन कीजिए, आप लोगों ने नोट किए थे। निधिध्यासन के नहीं किए थे, वैल्यू बेस्ड निधिध्यासन के किए थे, मैंने आपको नहीं कराया, मुझे नहीं, याद। अनुशासन, संयम। अच्छा, लिखवा देंगे अच्छे से 15 पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 15 पॉइंट्स हैं ये कौन सा है? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने निधिध्यासन के 15 अंगों का वर्णन किया है, ठीक है। इनका जो 15 पॉइंट्स है उसमें फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? यम। फर्स्ट पॉइंट है यम। अब जैसे हम यम का नाम यम सुनते हैं ना शब्द, तो हमारे दिमाग में एकदम अष्टांग योग आता है, ठीक है, क्योंकि अष्टांग योग का फर्स्ट पॉइंट यम है। लेकिन यमों को किसी ना किसी रूप में हर जगह एक्सप्लेन किया है या हर जगह उनका वर्णन किया है। चाहे आप बौद्ध धर्म में देख लें, चाहे जैन धर्म में देख लें, या फिर आप अगर आयुर्वेद में देखें, ठीक है, हर जगह किसी ना किसी रूप में यमों का वर्णन किया है। तो यहाँ है जो 15 पॉइंट्स, उसका पहला पॉइंट है यम, विषयों के वशीभूत इंद्रियों को अपने वश में करना, ठीक है। यहाँ जो यम का मीनिंग है वो है विषयों के वशीभूत इंद्रियों को अपने वश में करके ब्रह्म चिंतन में लगा दे।
और नियम सेकंड पॉइंट है नियम। नियम का क्या अर्थ है? जो वृत्ति या वह वृत्ति जो हमें परमात्मा से दूर करे, वह वृत्ति जो हमें परमात्मा से दूर करे, विजातीय वृत्ति कहा गई है या विजातीय वृत्ति कहा जाता है उसको। वह वृत्ति जो हमें परमात्मा से दूर करे उसे विजातीय वृत्ति कहा जाता है। और विजातीय वृत्ति कौन सी होंगी? जो विषयों में लिप्त होती है। विषयों में लिप्त इंद्रियां जब हमें पथभ्रष्ट करती हैं या साधना मार्ग से हटाती हैं, तो वो क्या है? लिप्त वृत्तियां, विजातीय वृत्तियां कही गई है। और सजातीय वृत्ति कौन सी होती है? नियम में विजातीय वृत्तियों को त्याग करना है। सजातीय वृत्ति कौन सी होती है? जो ईश्वर उन्मुख होती है, जो परमात्मा की तरफ हमें लेकर जाती है। तो नियम में विजातीय वृत्तियों को दूर करना बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है त्याग। त्याग किसका है? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, जितने भी पदार्थ हैं, वो क्या माने गए हैं? वो क्षण भंगुर है, मतलब कुछ समय के लिए ही है। कहा जाता है ना, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश, उसका नष्ट होना भी संभव है। ठीक है ना? तो जो इसमें बताया गया है, त्याग किसका करना है? जो सांसारिक पदार्थ है उनको त्याग करना। नेक्स्ट है मौन। मौन, मौन किसको बोलते हैं? चुप रहना। चुप रहना। चुप चुप रहना। इसको एक्सप्लेन करेंगे विद्या जी। विद्या जी, मौन का क्या मतलब है? जब सारी बाह्य वृत्तियां अंतर्मुख होके मन में सिमट जाती है और हृदय की भाषा बोलने लगती है, जो यस, मन में अंतर्मुख हो जाती है सभी और हृदय की भाषा बोलने लगती है, जैसे कि सृजनात्मक कोई क्रिएटिविटी होती है, तो वो मौन होता है। ओके, साधना श्रद्धा जी आप बताइए मौन का मीनिंग। मौन का यही मतलब है कि आप जब आपकी सारी की सारी वृत्तियां एकदम आपके अंदर इट ऑल कम्स इनसाइड एंड कोई भी चीज आपकी बाहर की तरफ नहीं जा रही है। यू आर मोर सेटिस्फाइड इन योर सेल्फ। दैट टाइम यू गेट रियली calm, your mind also get calm, your heart, all the things get calm, so you are not going outside. That means मौन, I think. नहीं, एक तरह से देखा जाए तो ये मीनिंग भी सही है, लेकिन मौन का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? जहां पर मन ना हो। ठीक है? Okay. जहां मन ना हो, अमन को मौन बोला जाता है। आप देखते हैं जितनी भी ये पहाड़, पर्वत, पेड़, नदियां, ये सब बिल्कुल शांत हैं, लेकिन इनकी गहराई को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो ये पहाड़ हैं या जो ये बड़े बड़े पर्वत हैं, ये बिल्कुल शांत है अपने स्थान पर। ये हमें चीख चीख के नहीं बुलाते अपनी तरफ, लेकिन हम आकर्षित होते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि उनमें एक एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है। किस वजह से? शांति की वजह से। कोई हलचल नहीं है। ठीक है? तो इसी तरह से हमारा मन भी है। मौन का मतलब है जब हम अपने आप में एकत्रित होते हैं। ठीक है? अपने आप में इकट्ठा होना। बाहरी विषयों में, चाहे आप बाहरी विषयों से अपने मन को हटा भी दीजिए, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अंदर चलता है, हम अंदर बातें करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस समय जो ज्ञान योग में जो बहिरंग साधना या जो अंतरंग साधना में जो मैं निधि ध्यान में आपको मौन का अंतर मतलब बता रही हूँ, यहाँ मौन का मतलब क्या है? अत्यधिक बातें ना करना, अत्यधिक बातों से बचना। जो हठ योग में बाधक तत्व बताया गया है ना, प्रजल्प, प्रजल्प को यहाँ बोला गया है अत्यधिक वार्तालाप। ठीक है? तो उससे बचना। अत्यधिक वार्तालाप से आप, हाँ बताइए। जैसे मौन शब्द का अर्थ है कि हम लोग शब्दों द्वारा व्यक्त ना करके अपने भावों द्वारा व्यक्त जो किए जाते हैं, व्यक्त उसको ही भी नहीं मौन, करना है। भाव से व्यक्त कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका माइंड तो वहां काम कर रहा है ना। मौन का मतलब है बाहरी और आंतरिक शांति, वार्तालाप बंद, सिर्फ ध्यान।
ठीक है, स्वयं के साथ रहना। क्लियर? अगर हम स्पिरिचुअल मीनिंग समझेंगे, वैसे मौन को हम कहते हैं चुप रहने से, लेकिन इसमें क्या है, वो वाचक हो गया कि सिर्फ बोलना बंद कर दिया। पर वो क्या है, वो साधक के लिए, वो बिगिनर्स के लिए हम लोग ऐसे ही कराते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं, लेकिन मौन से ही मुनि निकले हैं। मुनि शब्द सुने हैं ना आपने, मुनि घेरंड, ठीक है, मौन से ही ये शब्द निकला है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका चित्त का शांत हो जाना। चित्त का शांत होना, इंद्रियों का शांत हो जाना, विषयों में आसक्त ही नहीं हो रहे हैं तो कोई वार्तालाप हो ही नहीं रही है। अपने अंदर जो आप मौन से क्या है ना, अपनी एनर्जी को ही तो निकाल रहे हैं बाहर, उस एनर्जी को अंदर रखना। वैसे तो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं पूरा दिन, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे सिर्फ इतने पॉइंट में कि मौन का क्या मीनिंग है, अत्यधिक वार्तालाप ना करना। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही लेते हैं। देन देश, नेक्स्ट पॉइंट, देश। अपने अंतःकरण में किसी एक क्षेत्र में मन को लगा देना। अपने अंतःकरण में किसी एक क्षेत्र में, अंतःकरण में कौन सा एक क्षेत्र ऐसा होगा टीना? कौन कौन से अंतःकरण के क्षेत्र बताए गए हैं? जी मैम। कौन से अंतःकरण के क्षेत्र है जहां पर आप अपने मन को लगा सकते हैं? मैम हृदय पर, यस, और अनाहत चक्र पे ध्यान लगा सकते हैं, आज्ञा चक्र नाभि, पे लगा सकते हैं, हम नाभि पे, बोल सकते हैं कि चक्रार, ठीक है, चक्र, अपने, हाँ, हाँ, किसी अपनी भी एक ब्रीथिंग, चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो 5th पॉइंट था देश, 6th पॉइंट है काल। काल मतलब इसको क्या बोलेंगे? यह ज्ञान रखना कि इस की जो ईश्वर है वही तीनों लोगों का स्वामी माना गया है और तीनों कालों से वो बिल्कुल परे है और उनका नाश संभव नहीं है। मैम एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है काल। काल का यहाँ तात्पर्य क्या है कि यह ज्ञान रखना कि वह ईश्वर तीनों कालों से परे है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो उन्हीं पर अपना ध्यान लगाना या उन्हीं को सिर्फ उन्हीं में अपना समर्पण देना। ठीक है, नेक्स्ट है आसन। आसन क्या है? वह अवस्था जिसमें सुखपूर्वक निरंतर बैठकर आप ब्रह्म चिंतन कर सके। वह आसन, वह अवस्था जिसमें सुखपूर्वक बैठकर आप आत्मचिंतन कर सके। अब आत्मचिंतन के लिए या फिर ज्ञान योग में आसनों को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना, या किस तरह से हम अपने अंदर वैल्यूज को डेवलप करेंगे? आसन का क्या रोल है? अगर योग के द्वारा हम वैल्यूज डेवलपमेंट देखते हैं कि हमारे अंदर कैसे वैल्यूज डेवलप होती हैं, या अगर हम वैल्यू ओरिएंटेड और कोई प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें आसनों का क्या रोल है? तो आसन हम कैसे बताएंगे कि वो हमारे अंदर क्या है? दृढ़ता लेके आते हैं। ठीक है, दृढ़ता क्या है? किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए या किसी भी ऐसी मतलब ऐसी स्थिति जिसमें आप संयम खो दें। दृढ़ता यहाँ बाहरी और मानसिक दोनों है। आसन आपको सिखाते हैं कि एक आसन में मतलब एक स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सके, पर वह स्थिति मानसिक भी हो सकती है। ठीक है, तो मानसिक स्थिति में भी आप कैसे दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं अपने आप को? जब शरीर बाहर से स्ट्रांग होगा, संयम होगा, उसमें कंट्रोल होगा आपका, तो मेंटली आप उसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हर सुख दुख की स्थिति में या हर ऐसे अच्छे बुरे समय में आप अपने आप को धैर्य दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मूल बंध। 8th पॉइंट है मूल बंध। हठ योग के विपरीत यह ईश्वर के साथ चित्त का लगने वाला बंध है। हठ योग के विपरीत यह ईश्वर के साथ चित्त का लगने वाला बंध है। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म समस्त भूतों का मूल माना गया है। वह ब्रह्म समस्त जितने भी भूत माने गए हैं उनका मूल है, और ब्रह्म के साथ चित्त का बंध ही मूल बंध है। मैम प्लीज रिपीट कीजिएगा। हठ योग के विपरीत यह ईश्वर के साथ चित्त में लगने वाला बंध माना गया है। ठीक है, ब्रह्म के साथ चित्त का बंध ही मूल बंध कहलाता है,
और ये राजयोगियों द्वारा अपनाया गया बंध है। जब राजयोगी साधना करते हैं तो वो इसी बंध को लगाते हैं। नेक्स्ट है देह स्थिति। 9th पॉइंट है देह स्थिति। चित्त का ब्रह्म में एकाग्र और निश्चल हो जाना देह स्थिति मानी गई है। चित्त का ब्रह्म में एकाग्र व निश्चल हो जाने पर जो आपके देह अंग हैं उनकी स्थिति भी एकाग्र और निश्चल हो जाती है, उसको देह स्थिति बोला गया है। 10th पॉइंट है दक्ष स्थिति। देह नेक्स्ट दक्ष स्थिति। दक्ष स्थिति को क्या बोलेंगे? दक्ष मैंने देखना, दृष्टि को ज्ञान में बनाकर समस्त संसार को ब्रह्म में देखना। दृष्टि को ज्ञान में बनाकर समस्त संसार को ब्रह्म में देखना दक्ष स्थिति बोली गई है और इसको उत्तम दृष्टि भी माना गया है। 11 पॉइंट है प्राणायाम। यहाँ प्राणायाम हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे या प्राणायाम की व्याख्या हम किस तरह से करेंगे? प्राणायाम करते हुए 3 उसमें स्टेजेस होती हैं, पहले पूरक, देन कुंभक, देन रेचक। ठीक है, तो ज्ञान योगियों ने प्राणायाम को किस तरह एक्सप्लेन किया है? अंतरंग साधना में जब आप प्राणायाम को निधि ध्यान के अंतर्गत प्रैक्टिस करेंगे तो श्वास भरते समय जो हम पूरक करते हैं, पूरक करते समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए? जब हम पूरक करेंगे तो श्वास भरते समय हम यह चिंतन करना चाहिए कि मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूं के भाव के साथ आपको पूरक करना है। और उस वृत्ति की निश्चल स्थिति कौन सी बोली थी मैंने अभी? चित्त का ब्रह्म में एकाग्र करना, वही निश्चल स्थिति मानी गई है। तो ज्ञान योगियों द्वारा जो प्राणायाम बताया है वो इस प्रकार है कि श्वास भरते समय यह चिंतन मैं ही ब्रह्म हूं पूरक करना है। उस वृत्ति की निश्चल स्थिति का नाम कुंभक बोला गया है। जब आप ब्रह्म के ऊपर एकाग्र और निश्चल हो जाते हैं उसको उस समय आपको कुंभक लगाना है। तथा श्वास का रेचक करते समय श्वास का जब आप रेचक करेंगे तो कौन सा भाव आएगा आपके अंदर? पहले पूरक करते हुए तो आपके अंदर भाव आ गया मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, और जब आप रुक गए उस पर, जब आपने कुंभक लगाया तो आपने ब्रह्म पर एकाग्र दृष्टि रखी अपनी निश्चल भाव से। तो अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें कि जब आप रेचक कर रहे हैं तो कौन सा भाव होना चाहिए? तत्वमसि। मैम सर्वम खलविदम ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्म। हिंदी में भी एक्सप्लेन करो इसको। कुछ लोग बिल्कुल योगा को भी। मैम सर्वम खलविदम ब्रह्म का मतलब है कि ये जो संसार है सब कुछ ब्रह्म है और तत्व सब ब्रह्म ही है, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर प्राणियों में सभी में ब्रह्म को देखना। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? श्वास का रेचक करते समय इस जगत के प्रपंच का अभाव, इस जगत के प्रपंच का अभाव का भाव रखेंगे मन में कि ये जो जगत है ये एक प्रपंच है, मोह माया है, हमें माया है। ठीक है, तीन आप अपना। ठीक है, तो वो भाव के साथ हमें एक्सेल कर देना है। तो इनहेलेशन में आपके कौन से थॉट्स होंगे? मैम एक बार और बताइए प्लीज लास्ट में। लास्ट में आपको कैसे रेचक करना है कि ये ब्रह्म जो जगत है ये एक प्रपंच है। ठीक है, जगत के प्रपंच का अभाव का भाव रखना है। ये जगत एक प्रपंच है और हमें इसका त्याग करना है, इसी भाव के साथ आप एक्सेल कर देंगे। तो इन शॉर्ट आई एम रिपीट इट अगेन, इनहेलेशन विद अहम ब्रह्मास्मि, होल्ड विद concentrate to God and exhale with सब कुछ हमें त्यागना है। जगत में जो भी संसारिक पदार्थ है उन सब का त्याग करना है क्योंकि ये जगत एक प्रपंच है। ये प्रपंच मतलब क्या होता है? प्रपंच मतलब एक माया जाल मानो या फिर एक ढकोसला संसार।
ठीक है। प्रपंच किसको बोलते हैं? जो हम बोलते हैं ना कि बहुत प्रपंच रच रखे हैं, बहुत क्या बोलते हैं, ढकोसला ही बोल सकते हैं। एक माया जाल हो गया, या फिर हमारे सत्य सत्य के बीच में जो अविद्या है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रिय संयम। ठीक है, सभी जानते हैं। तो क्या करना है प्रत्याहार में? मैंने आपको पहले बताया था कि विषयों में क्षण भंगुरता का निश्चय करके, मतलब जो विषय है वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, तो उनमें लिप्त होने से अच्छा उनका त्याग करना है। ये निश्चय आपको अपने मन में रखना है प्रत्याहार करते हुए, तभी आप इंद्रियों को वश में कर सकते हैं या इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 13th पॉइंट है धारणा। किसी भी एक, मतलब चित्त के किसी भी एक स्थान पर या किसी भी देश में चित्त को एकाग्र करना या बांधना धारणा कहलाया गया है। और वो चित्त में हो या तो वो बाह्य है या वो भीतर है, किसी भी तरह आप उसको एकाग्र कर सकते हैं। और जो धारणा भी बताई गई है वो भी 2 टाइप से बताई गई है, एक निम्न कोटि के साधकों के लिए, एक उच्चतम कोटि के साधकों के लिए। जो निम्न कोटि के साधक हैं वो धारणा को किस तरह से करेंगे? वो या तो चित्त में बाह्य या आंतरिक रूप से अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। ठीक है। और उत्तम कोटि के जो साधक हैं वो किसी भी अनात्म वस्तु में चित्त को न लगाकर चेतन तत्व में चित्त को लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 14 पॉइंट है ध्यान। सभी को पता है ध्यान क्या है? धारणा के परिपक्व होने की अवस्था ही ध्यान है। 15th पॉइंट समाधि। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, तो अष्टांग योग का इसमें अच्छी तरह वर्णन मिला है। सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स इसमें डिफरेंट है। सपोज आपके एग्जाम में अगर आ भी जाता है ये क्वेश्चन, तो यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। सिर्फ कौन से पॉइंट्स इसमें डिफरेंट है? त्याग, मौन, देश, काल, और इसमें मूलबंध, देह स्थिति और दक्ष स्थिति। क्लियर? 8 पॉइंट आपके पास है। सिर्फ आपको कितने पॉइंट्स और सर्च करने हैं वो याद रखने हैं। कितने पॉइंट्स और याद? एक बार आप मूलबंध वाले को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखो, मूलबंध को क्या बोला गया है कि मूलबंध जब जो एनर्जी है, जो कुंडलिनी का स्थान माना गया है ना, मूलबंध को, मूल जो बंध की जो जगह है या फिर मूलाधार चक्र जो है, ठीक है, वो कुंडलिनी का स्थान माना गया है। तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो वही है ना। और हम हठ योग प्रदीपिका में या हठ योग में क्या बताया गया है कि ईड़ा और पिंगला को सुषुम्ना में प्रवाहित करना है, कि जो एनर्जी है, जो हमारे अंदर शक्ति है, उसको क्या करना है, उधर मार्ग से ऊपर की ओर उठाते हुए हमें सहस्रार चक्र तक मिलाना है। ठीक है, जिससे विवेक ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है। कुंडलिनी जागरण इसी को कहा गया है। इसको और डिटेल में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूल बंध किस लिए बताया गया है कि जो निधि ध्यासन है, जो अंतरंग साधना है, उसमें आप अपना कंसंट्रेशन मूल बंध के द्वारा करेंगे। ठीक है। ब्रह्म में अपने चित्त को जब लगाएंगे तो आप किसके द्वारा लगाएंगे? आप उसमें मूल बंध लगाएंगे। ठीक है। मूल बंध किसने बताया? राजयोगी जब साधना करते थे ना, जो राजयोगी थे, जो उच्चतम कोटि के साधक माने गए हैं। उच्च कोटि के साधक कौन से होते हैं? जिनके लिए अभ्यास वैराग्य बताया गया है। बाकी सभी रूट्स उन्होंने कर लिए हैं पार, लेकिन वो अभ्यास वैराग्य के द्वारा भी मोक्ष पा सकते हैं। तो उन्होंने, उनके द्वारा ये बंध लगाया जाता था। ठीक है। तो इसलिए यहाँ बताया क्यों? क्योंकि अंतरंग साधना है। तो ज्ञान, इसका ज्ञान इसलिए दिया गया कि मूल बंध के द्वारा आप अपने चित्त को ब्रह्म में लगाओ। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये छोटा सा इसका मतलब शॉर्ट टाइम मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए। मैम वो दक्ष स्थिति आप एक बार दोबारा बता देंगे? दक्ष स्थिति क्या होती है? दृष्टि। दृष्टि कैसी रखनी है? जो ईश्वर को, ब्रह्म में ही लगे बस, और किसी विषय में विलिप्त ना हो। ठीक है। अगर आप विषय में लिप्त हो जाएंगे तो उस दृष्टि को क्या है, वो मिथ्या, वो क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है। दक्ष स्थिति किसको बोला जाता है? कि जब आप अपने मन को या अपने जो अपनी इंद्रियां है, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों में जो आपकी आंखें हैं, जो आपकी दृष्टि है,
उसको ईश्वर में ही लगाएं, ब्रह्म तत्व को देखने में ही लगाएं, इसीलिए इसको उच्च कोटि की दृष्टि बोली गई है। ठीक है, चलिए अब आपका फोर्थ यूनिट का फिफ्थ लास्ट इसमें बचा हुआ है। फोर्थ यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ योगा टीचर। साइलेंट फीचर्स ऑफ योगा टीचर। ठीक है, आप लोग चेक कीजिए कि आपने यूनिट देखी अपनी, उसमें सिर्फ लास्ट टॉपिक आज का यही है। तो योग शिक्षक के कैसे गुण होने चाहिए, या योग शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, कौन कौन से विशेषताएं उनमें इंपॉर्टेंट मानी गई है। जैसे आपको मैंने गुरु, गुरु, शिक्षक और आचार्य, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। कुल गुरु, शिक्षक, आचार्य और गुरु, इन सब के बारे में आपको बताया गया था कि किस तरह का इनका बिहेवियर होना चाहिए या किस तरह की नेचर होनी चाहिए। बट यहाँ पर पर्टिकुलर योग शिक्षक के साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो योग शिक्षक में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसको हम 3 टाइप से समझ सकते हैं। योग शिक्षक के गुण, व्यक्तिगत गुण, सामाजिक गुण और व्यवसायिक गुण, 3 तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो योग शिक्षक के व्यक्तिगत गुण हो गया, सॉरी, हाँ, फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत गुण। योग शिक्षक के जो व्यक्तिगत गुण हो गए, उसमें कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आया उसमें योग विषय में रुचि। सबसे पहला पॉइंट है योग विषय में रुचि होना, क्योंकि योग टीचर का या योग शिक्षक का इन सब जितने ये इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, जो उनकी विशेषताएं बताई गई है, ये उनके अंदर होना बहुत जरूरी माना गया है। क्योंकि योग गुरु क्या है, एक मशाल का कार्य करता है, मशाल का काम करते हैं, टॉर्च जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो आपके आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो कुछ जब वो आपका इतना इन सब गुणों को उभारने में आपको हेल्प करेंगे, तो उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है योग शिक्षक के व्यक्तिगत गुण, जिसके अंदर पहला पॉइंट आएगा योग विषय में रुचि। योग विषय में रुचि का मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत गुण में कोई भी टॉपिक, कोई टीचर, योग गुरु आपकी या योग टीचर आपके सामने कोई भी लेसन लेता है या कोई भी आपको प्रेजेंटेशन देता है, तो उनका खुद का इंटरेस्ट होना उसमें बहुत जरूरी है, सबसे पहली क्वालिटी। ठीक है, अगर उसका सब्जेक्ट उन्हीं के पसंद का नहीं होगा या वो उसमें ज्ञान देने के लिए पूरी तरह से इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, तो वो ना ज्ञान दे सकते और ना ही आप उनसे वो ज्ञान ले सकते। क्यों? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन बताया था मैंने, जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और विचार भी ज्ञानात्मक जो विचार होंगे या फिर जो योग से रिलेटेड जितने भी आपको गुण बताए जाएंगे या योग के बारे में जो ज्ञान दिया जाएगा, उसमें उनको खुद भी इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं आपको अनुशासन के बारे में समझाने लग जाऊं, लेकिन मैं ही क्लास में सबसे लेट ऐड हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि हमारे टीचर को ज्ञान के बारे में वो बहुत मतलब इसमें डिसिप्लिन के बारे में बहुत वो हमें वो देते हैं लेक्चर्स, लेकिन खुद कोई डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, इस तरह की बातें हम जनरली बोल ही देते हैं टीचर्स के लिए। या स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत पंक्चुअल होते हैं, आपके टीचर भी कुछ बहुत पंक्चुअल होंगे जिनसे आप ये गुण सीखते हैं। तो योग टीचर की सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि उसका अपने विषयों में रुचि होना। सेकंड है योग विषय का गहन अध्ययन या गहन ज्ञान। जिस विषय में रुचि हो, उस विषय का अध्ययन इतना किया हो कि आप उसके सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही पक्षों में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जो आपकी योग विषय से जितनी भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन वो इजीली आपको दे सके। और सॉल्यूशन कब दे पाएंगे? जब उनके पास खुद बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है योग विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। योग विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण,
जो आपका सब्जेक्ट है योग, उसके प्रति आपको पॉजिटिव रहना है बहुत। आपका ही अगर उसमें विश्वास नहीं होगा, आप ही उसमें सकारात्मकता नहीं रखेंगे, तो वो एनर्जी आप दूसरों को भी नहीं दे सकते। जब हम कोई काम करते हैं ना, चाहे वो किसी भी तरह से किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा या हम उसको उसकी नॉलेज हमें होगी, तो उस काम में अपने आप परफेक्शन आ जाता है। ठीक है ना? तो योग टीचर का एक गुण क्या माना गया है कि जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखें, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर उसी से भरेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से भरा हुआ योग टीचर आपके लिए एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तभी वो आपको मोटिवेट कर पाएंगे जब वो खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होंगे, या उनके अंदर खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में बहुत अंतर है। हर चीज अति में बुरी मानी गई है, तो यहाँ सिर्फ आत्मविश्वास ही होगा। इसको गलती से अति आत्मविश्वास मत कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है योग शिक्षक का व्यक्तित्व। ऐसा बोला गया है, मैंने भी किसी से सुना था, बहुत अच्छी लगी थी मुझे उनकी बात आत्मविश्वास के लिए, कि ये समझना बहुत अच्छी चीज है कि मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये क्या है? ये अहम भाव के साथ आ जाता है। तो ये योग टीचर के अंदर भी ये भाव नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ होना एक अच्छी चीज है, पर मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये क्या है? आपके अंदर मैं को ले आता है। तो उससे आप किसी को जो भी ज्ञान देंगे या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसमें कोई कुछ पॉजिटिव कोई गेन कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल ना हो एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट टीचर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ना हो, तब तक क्या होता है, किसी भी विषय को आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट है इसमें योग शिक्षक का व्यक्तित्व। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, लेकिन टीचर के लिए कैरेक्टर को बहुत जरूरी क्यों माना गया है? क्योंकि वो हर एज ग्रुप के स्टूडेंट के साथ उसका कहीं ना कहीं उसका मतलब हर बार उसको हर समय उसके साथ कोई ना कोई एज ग्रुप का स्टूडेंट होता ही है। तो हर एक एज ग्रुप के साथ उसको किस तरह रहना है, कितना संयम रखना है, कितना कहाँ पर उनको साथ देना है, कहाँ पर उनको सपोर्ट रखना है, वो सब चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। बट ये कब तक हम किसी के साथ नहीं रखते ये भाव, जब तक हमें उनके चरित्र के बारे में ना पता हो। ठीक है। तो योग शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए? एक अच्छा चरित्रवान होना चाहिए, मृदुभाषी, जिसे सॉफ्ट स्पोकन बोला गया है। मृदुभाषी हो, धैर्यवान होना चाहिए, ईमानदार, मेहनती, चिंतनशील और स्वस्थ, प्रसन्नचित। ये सब चीजें आपके व्यक्तित्व में आ गई। नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो आपके लिए है वो पर्सनालिटी ही है। तो योग शिक्षक की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? मृदुभाषी हो, सहृदय, धैर्यवान, ईमानदार, कर्मठ, मेहनती, चिंतनशील, स्वस्थ और प्रसन्नचित रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि योग का सीधा संबंध किससे है? हमारे व्यक्तित्व से, हमारे स्वास्थ्य से। जब तक हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होगा, तब तक हम दूसरों पे अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है सामाजिक गुण। जो 3 कैटेगरीज बताई थी, जो फर्स्ट था व्यक्तिगत गुण, सेकंड पॉइंट आ गया सामाजिक गुण। फर्स्ट पॉइंट व्यक्तिगत गुण के अंदर कितने सारे पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट है। ठीक है। सेकंड आ गया सामाजिक गुण। सामाजिक गुण का फर्स्ट पॉइंट है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता क्या होती है? कि टीचर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने निर्देश से एक अच्छी क्लास को बना सके। ठीक है। एक डिसिप्लिन वहां मेंटेन रख सके। जो भी क्लास में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल क्लास में है, चाहे वो थ्योरी क्लास में होती है, उन सब में एक क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सिस्टम के साथ चले। और स्टूडेंट को इतना भाव अपने टीचर के अंदर हो कि वो उसकी हर चीज को माने। तो इसके लिए क्या जरूरी है? टीचर का बहुत ज्यादा क्या बोला गया है इसमें? नेतृत्व उसके अंदर अच्छा होना चाहिए। जब तक वो दूसरों को अच्छी तरह से कमांड करके या उनको अच्छे से
हैंडल करना नहीं आएगा उसको, तो वो क्लास डिस्टर्ब ही रहेगी। आप भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि जिस घर में बड़ों का बहुत अच्छा वो रहता है ना घर में होल्ड, उस घर में सभी चीजें बहुत अच्छे से चलती हैं। लेकिन जब ये होल्ड ज्यादा बढ़ जाता है या बिल्कुल नहीं होता, तो चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो नेतृत्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यायप्रियता। जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को अपना आदर्श मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी टीचर को अपने आइडल पर्सन के लिए उनको कॉपी करते हैं, कुछ बहुत सी चीजें उनसे गेन कर लेते हैं, अच्छी आदतें। कई बार हम जो भी कोई एक टीचर ऐसे होते हैं कि किसी भी टीचर की कोई भी बात हमें बहुत लाइफ टाइम हमें मन को छू जाती है, या हम उनके तरह रहना चाहते हैं, या उनकी तरह शांत होना चाहते हैं, या कोई भी एक भाव हमारे अंदर जरूर किसी ना किसी टीचर का छाप छोड़ के गया होगा। बचपन से आज तक आप देख लीजिए, कोई ना कोई टीचर आपके फेवरेट होंगे। आज भी जब आप उनके बारे में बात करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके फेस पे एक बहुत ही रिस्पेक्ट रहती है उनके लिए। ठीक है, तो न्यायप्रियता से मतलब क्या है कि जो टीचर है, टीचर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए कि वो सभी स्टूडेंट के लिए समान भाव रखे, किसी के लिए भी कोई पार्शियलिटी ना हो। चाहे स्टूडेंट उच्च कोटि का है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, समान दृष्टि जिसे बोलते हैं। सबकी समस्या समाधान में वो एक जैसा निर्णय ले। ऐसा नहीं कि किसी के साथ अच्छा है और किसी के साथ बहुत बुरे हैं। आपसी कोई भी मतभेद ना होना चाहिए, या आप पर्सनल कोई भी तनाव जो आपके शैक्षिक या आपकी शिक्षा या आपकी क्लास में वो दिखाई दे। तो न्यायप्रियता का भाव होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रभावी, नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है सम्यक व्यवहार। सम्यक व्यवहार और न्यायप्रियता ये दोनों सिमिलर ही हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। अब है इसमें नेक्स्ट है व्यवसायिक गुण। पहला व्यक्तिगत गुण था, दूसरा सामाजिक गुण था, तीसरा है व्यवसायिक गुण। व्यवसायिक गुण में सबसे पहले क्या है, इसमें पॉइंट आएगा प्रभावी प्रस्तुतिकरण। प्रभावी प्रस्तुतिकरण मतलब जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आप इस तरह से आपको ज्ञान दें कि आपका प्रेजेंटेशन भी उतना ही इफेक्टिव हो जितना इफेक्टिव आपको टीचर ने पढ़ाया है, जिससे आप आगे जाकर अगर आप योग के फील्ड में कहीं पर भी टीचिंग लाइन में या कहीं पर भी आप किसी भी उसमें काम करते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो। आप जो नॉलेज दें वो किसी ना किसी नजरिए से काम का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिना बात ही बिना किसी मोटिव के ही बोल रहे हैं। इससे आपके व्यवसायिक क्षेत्र में आपका नाम भी बढ़ता है, आपकी इनकम भी बढ़ती है। सेकंड पॉइंट है सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री का प्रयोग अपने प्रेजेंटेशन या अपनी टीचिंग को और ज्यादा उसको प्रभावशाली बनाने के लिए आप कुछ नई चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी क्लास में। आपके पास ऐसे थॉट्स होने चाहिए, जो टीचर है उसके अंदर ये क्रिएटिविटी हो कि वो अपनी क्लास को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। तो जैसे अभी क्या है, आप योगा क्लासेस कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आप देखें योग तो ऑथेंटिक ही सिखाते हैं, लेकिन बहुत से साथ में उनके साथ कुछ चीजें होती है, जैसे क्या कहना चाहिए उसमें मैट्स आप देख लीजिए, और क्या होते हैं वो वुडन क्या बोलते हैं उनको, ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं योगा क्लास में। ठीक है, या फिर आपको काफी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए या बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाने के लिए आपको कुछ इलास्टिक कुछ क्या बोलते हैं उनको टीना, स्ट्रैप्स और व्हील ये इस व्हील तरह होते की हैं बैक बेंडिंग के लिए। हाँ, ये इस तरह की चीजें किस तरह होती है कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा सके। कुछ नई योगिक क्रियाएं ऐसी होती है कि जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो क्लास में। ठीक है, आपको एडवांस आसन सिखाने के लिए उनकी टेक्निक्स बहुत डिफरेंट होती हैं। आपने देखा है जिम में जितने भी ट्रेनर्स हैं अधिकतर वो योग को भी आजकल सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं से वो ये टीटीसी कोर्स करके या फिर QCI करके उन्होंने क्या किया है कि बहुत सी नई टेक्निक्स को एड ऑन किया है, तो क्लास बहुत इफेक्टिव रहती है, बच्चों का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो इसी तरह का प्रभावशाली इम्पैक्ट आपको भी अपनी क्लास में अगर लाना है तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो शिक्षण और सहायक सामग्री में यही आएगा कि आप अपनी क्लास को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जैसे चार्ट्स हो गए, PPT हो गया, ठीक है, मॉडल्स हो गए,
या फिर स्मार्ट क्लास को यूज करना। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। तो टीचर के अंदर व्यवसायिक गुण क्या के अंतर्गत आप इस पॉइंट को डालेंगे। नेक्स्ट है योगाभ्यास को प्रोत्साहन देना। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या आप टीचिंग में हैं, या आप किसी भी फील्ड में आप योग को कहीं भी सिखा रहे हैं, तो आपको उसको क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। लोगों को बताइए इसके फायदे, लोगों को इसके साथ जोड़ना सीखिए। आपको ये चीजें आनी चाहिए जिससे लोगों का इंटरेस्ट बने। तो इससे क्या होगा, इसका क्षेत्र और बड़ा होगा। क्षेत्र बड़ा होगा तो जॉब्स निकलेंगी। जॉब्स क्या होंगी, तो आप ही के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्लेसमेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिकता के लिए भी, व्यावसायिक उसमें क्षेत्र में भी आप इसको बहुत बढ़ावा चढ़ा दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने योग टीचर में ये सारी क्वालिटीज होनी जरूरी है। ज्ञान देना, ज्ञान मतलब देना, या फिर किसी चीज में आपके अपने व्यक्तित्व में एक निखार होना, वो एक अलग चीज है। लेकिन जितने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, उनके फ्यूचर प्लानिंग्स, उनके फ्यूचर को सेव रखने के लिए, उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ प्रभावी गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो ये योग टीचर के गुण बता दिए गए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है? मैम बोलिए। मुझे वो व्यक्तिगत गुण है ना, उसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बताइए ना थोड़ा। वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था ना, वो सुना ही नहीं दिया अच्छी तरह से। अच्छा, अभी ठीक है आपका नेटवर्क? हाँ अच्छा। ओके, जो व्यक्तिगत गुण है उसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वो है योग विषय में रुचि। योग विषय में रुचि कौन एक्सप्लेन करेगा? सोनाली। मैम मतलब आपका जैसे ये योगा का अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो जब तक हमारा खुद का अंदर से वो इंटरेस्ट नहीं होगा ना कि हाँ हमें ये चीज सीखनी है, तो तब तक हम और को भी नहीं समझा पाएंगे अच्छे से कि एक्चुअल में है क्या योगा। अब चाहे वो आसन ही है, अगर हमें खुद भी अगर इंटरेस्ट नहीं होगा या हमें खुद अच्छे से नहीं आता होगा, तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी अच्छे से नहीं बता पाएंगे उनके उनके क्या यूजेस हैं या कैसे करना है अच्छे से। तो वही मतलब है उसका कि पूरा इंटरेस्ट हमें होना चाहिए। जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम दूसरे का इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट था इसमें योग विषय का गहन अध्ययन या गहन ज्ञान। मतलब जो भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोशिश कीजिए उसको पहले खुद से पढ़कर जाएं, क्योंकि टीचर हमेशा एक लर्नर होता है। टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर, वो हमेशा सीखता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा वो ज्ञान हमारे पास सीमित हो गया, बस उसी को हम देते रहेंगे। ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जब तक आप नहीं बढ़ाओगे तब तक आगे नई चीजों को नहीं सीख सकते। तो कई बार आपके स्टूडेंट्स ये चीज आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो योग टीचर में एक ये क्वालिटी होनी जरूरी है कि उसको अपने सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट साथ में होते हैं। कुछ बच्चों के बहुत से, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट भी हो गए, 40 में से 20 स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन पुट अप किए, तो 20 क्वेश्चंस को आपको तुरंत आंसर करना है। उनके लिए भी आपके पास सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए कि आप सामने वाले को सेटिस्फाइड कर सके। नेक्स्ट है योग विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। मतलब जो सब्जेक्ट है आपका योग, उसके लिए आपकी भी पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए। अगर आप उससे में आप ही को श्रद्धा नहीं है, आप ही का विश्वास नहीं है, आप ही को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उससे सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब जो योग टीचर है उसमें कैसा गुण होना चाहिए कि उसके अंदर, वो सबका प्रेरणा स्रोत होता है, तो उसके अंदर खुद भी इतना आत्मविश्वास हो कि वो सामने वालों को प्रेरणा दे सके। ठीक है, जितनी भी जो भी आपकी मतलब टीचिंग मैथोलॉजी या टीचिंग टेक्निक्स होती है जो टीचर की, वो इतनी सरल और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का, तो आपकी वो नॉलेज बिल्कुल बेकार है। और आपके पास कॉन्फिडेंस है लेकिन नॉलेज कम है, तो आप उस कॉन्फिडेंस से क्या है, सामने वाले को इतना मोटिवेट कर सकते हो कि जितना भी ज्ञान दिया उसको आप अच्छे से बता सके। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास में भी आप देखिए कि आप डे बाय डे कुछ नया, शुरू में सभी लोग नए होते हैं इस फील्ड में, सभी लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होता है,
वो लोग बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है उनके अंदर। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। योग फील्ड में जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही लग जाते हैं ना, पढ़ाई के बाद से, तो वो एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं, क्योंकि हर चीज से वो निकल चुके होते हैं, हर अप एंड डाउन से। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन रास्ते में रुक गए, किसी कोई भी मजबूरी भी हो सकती है, या अपनी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ और प्रायोरिटीज है, तो उससे क्या होता है, ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान को देने के लिए आपके पास आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो टीचर के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट पॉइंट है योग शिक्षक का व्यक्तित्व। किसने बताया था मुझे कि उनके नेटवर्क कम है? अभी आपको आवाज क्लियर है? हाँ मैम, आवाज क्लियर है, अभी समझ में आया मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, चलिए ये योग टीचर के गुण हो गए। नेक्स्ट आगे चले। वैसे 5 मिनट रह गए, आप कुछ पूछ लीजिए। ये सामाजिक गुण में 2 ही थे क्या, नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता? एक और बताया था मैंने, सामाजिक गुण में, हाँ, सामाजिक गुण में नेतृत्व क्षमता, न्यायप्रियता और सम्यक व्यवहार। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछ सकते हैं, 5 मिनट हम लोग डिस्कस ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि फिर वो बीच में रह जाएगा। मैम क्वेश्चन तो है पर नॉट रिगार्डिंग फ्रॉम दिस वन, थोड़ा पीछे से बताइए। है। बताइए। आपने लास्ट टाइम बोला था कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज्ञान योग और एक आपने बोला था पंचकोश भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंचकोश के अंदर जो हमारा प्राणमय वाला कोश होता है वो उसका एलिमेंट जो है वाटर माना गया है, तो उसका एलिमेंट वाटर क्यों माना गया है? बिकॉज इट्स प्राणमय, तो सपोज टू बी एयर। देखो, इसके लिए तो इसको तो मैं आपको पढ़ के ही एक थोड़ा डिस्कस करके ही तब डिटेल दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग जहां से हमने लिया है वहां मटेरियल इतना सफिशिएंट नहीं था, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। लेकिन सटीक बिल्कुल, जिससे कि कोई डाउट ना मुझे हो ना आपको हो, क्योंकि अभी सडन एक क्वेश्चन जैसे आपने उठाया तो मुझे वो एक बार देखना होगा। नहीं, दैट्स फाइन। हाँ, मैं भी एक्चुअली दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ, ऐसा नहीं मुझे है कि भी कुछ मैं आपको कुछ कंफ्यूजन है बोलूं कि व्हाई इट इज एलिमेंट इज वाटर ऑफ प्राणमय कोश ना, क्योंकि जब प्राणमय इज एयर तो इसमें इसका एलिमेंट वाटर क्यों है? एक ये क्वेश्चन था बस। हाँ, लेकिन अगर हम देखें जैसे इसमें स्पिरिचुअल जो ग्रोथ मानी है या वैल्यू एजुकेशन से कैसे आप आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, तो इसको हम अगर तैत्रीय उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है पंचकोश के द्वारा, जो व्यक्तित्व के जो 5 स्तर बताए हैं कि अन्नमय कोश क्या है, जो शरीर है, ठीक है, प्राणमय कोश हो गए प्राण, और मनोमय कोश मन, विज्ञानमय कोश बुद्धि, आनंदमय कोश किसको बोला जाएगा? आत्मा को। तो जो बॉडी है, हर एक के नजरिए के अकॉर्डिंग इसका, अगर इसको तत्व आपने बताया कि प्राणमय कोश का क्या बताया, जल तत्व बताया है। हाँ जी। ओके, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा, किसी को पता हो? क्योंकि मैं पहले इसको देखूंगी थोड़ा पढ़ के, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। इट्स एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए लग रहा था कि जब प्राणमय कोश एयर है तो व्हाई इट इज वाटर द एलिमेंट, और इन्होंने जो एलिमेंट विज्ञानमय कोश का एलिमेंट दे रखा है एयर। अच्छा, आपने कहाँ से देखा इसको? मैम इसमें ए भी डाल सकते हैं। अन्नमय कोश होता है और स्थूल अन्न से भरण पोषण करता है हमारे स्थूल शरीर का, और प्राणमय कोश है ना, अन्न से रस जो वीर्य बनता है उससे रिलेटेड होगा शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन वही होगा। मैम ये हमने भी कहीं पे नहीं पढ़ा है इसके एलिमेंट्स ना, आप उसमें बहुत पढ़ा अच्छा था तो क्वेश्चन है एलिमेंट्स श्वेता नहीं जी, पढ़ा था। मैं इसको नोट कर चुकी क्वेश्चन हूँ, अच्छा है लेकिन मैं आपको इसका आंसर जरूर इसको दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा देखूंगी पहले, मुझे पढ़ना ये जरूर मेरे है। पास एक बुक है मैम, हाँ जी। बुक है मेरे पास, ये लाइट ऑफ योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, उसके अंदर मैंने पढ़ा है ये। अच्छा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन उठाया है आपने, ठीक है, इसी तरह से आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि कई चीजें क्या होती है ना, हम लोग के भी दिमाग में नहीं रहती, और मेरा सब्जेक्ट है टीचिंग मैथोलॉजी, तो ये बिल्कुल एकदम मुझे इसको अच्छे से पढ़ के ही मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने भी कुछ बोल दिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ डाउट नहीं रहना हाँ जी, चाहिए। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग कि मुझे क्वेश्चन इसलिए उठाना था क्योंकि किसी को भी पता हो सकता है, बिल्कुल, कोई किताब पढ़ रहा है कुछ। हाँ मैम, वाटर में भी तो प्राण होता है ना,
मतलब उन्होंने बोला कि जैसे एयर में होता है प्राण, तो वाटर में भी होता है प्राण, क्योंकि उससे हम जीवित रहते हैं। जैसे हम एयर से हम जी रहे हैं, वैसे ही हम वाटर से भी तो एक तरफ से, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। सटीक किसी के रेफरेंस बुक से देख के बात करेंगे, ठीक है? ओके, क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन तो मैंने नोट कर लिया है। सेकंड किसी को कुछ पूछना है? इसके लिए मैं माफी चाहूंगी श्रद्धा जी, ठीक है? मैं नहीं ऐसे मैम प्लीज ऐसे मत बोलिए, आपको बहुत नॉलेज है, हम तो जस्ट ऐसे ही नहीं, मैंने कहा एक पूछते हैं क्यों, व्हाई इट इज देयर लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी भी है, क्योंकि ये जो बेसिक नॉलेज है ना, ये इनके एलिमेंट्स और ये अन्वय कोश जो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सबके लिए क्लियर हो। क्योंकि कोई पूछ ले मेरे से कि भाई ऐसा क्यों है, तो हमें पता ही नहीं है क्यों है। आपने पूछा है ना मुझसे, देखो मेरे को एकदम क्लिक नहीं किया, मतलब मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना? मैं दूसरे ही सब्जेक्ट में फ्लो में रहती हूँ ना, इस वजह नहीं से। तो बिल्कुल नहीं, आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं उसमें कोई डाउट नहीं रख रही हूँ, पर मेरे खुद के डाउट क्लियर करने हैं मुझे आपसे, इसलिए पूछा। अपने डाउट क्लियर कीजिएगा, बिल्कुल। हर बार हम कुछ एक ऐसा क्वेश्चन जरूर रखेंगे जो बहुत टफ होगा, जिसमें हम जो हमारे पास 5-6 मिनट बचते हैं लास्ट में, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग भी पढ़कर आए, ठीक है? ये होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग भी पढ़िए, मैं भी इसको अच्छे से देख के फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं कितना सिमिलर है सबका, ठीक है? चलिए, मैम आप बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत ही अच्छा। मैम मुझे भी थैंक यू सो मच। हेलो हाँ जी मैम मेरा मैम, भी कंफ्यूजन आपके है। सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कौन सी बुक खरीद सकते हैं जो हम भी स्टडी करते रहे साथ साथ? देखो, जो मेरा सब्जेक्ट है ना, टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड कोई बुक नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन मैं आपको सही बोला। हाँ, जो आपके टॉपिक्स मैंने क्लियर करे, मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है? आपको मैं नोट्स दे सकती हूँ कि आप उसमें से देख लीजिएगा या पढ़ लीजिए थोड़ा। वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत टफ नहीं है ये। टीचिंग मैथोलॉजी क्या है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, जो भी आपने अपनी लाइफ में अभी तक सीखा है ना, सब कुछ उससे रिलेटेड है, वही आपको इसमें बताना है, ठीक है? इससे रिलेटेड एक बुक है योग में शिक्षण विधियां, लेकिन उसमें बहुत कम है, केवल एक मैम उसमें तो नहीं है, बहुत कम है, नहीं ऐसा ना? नहीं है। टीचिंग मैथोलॉजी का है उसमें, लेकिन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ये सब उसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ये सब मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ, विद्या जी भी तो दे सकती हैं आपको नोट्स, विद्या जी, ठीक है? मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, ओके? हाँ जी, नेक्स्ट। थैंक यू। कोई एक क्वेश्चन और था किसी का बीच में? मैम मेरा था, जो आपने वो 15 पॉइंट लिखवाए है ना, एक कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। बोलो। जैसे आपने उसमें देश और काल लिखवाया था, ठीक है मैम? जो काल था, क्या उस काल को हम उससे, जो ईश्वर मतलब उस काल से परे है ना? तो जो पतंजलि सूत्र बुक में दिया गया है, महर्षि पतंजलि जी की बुक में नहीं दिया गया है, देश काल पूर्वे सामपि गुरु काले नान वच्छेदाद, मतलब जो वो ईश्वर है, गुरुओं से भी, काल से भी, किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, उन सबसे परे है। इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं या ये अलग होगा? वही है ये। उससे ये रिलेट वही है, ओके है, हाँ, ओके मैम, ठीक थैंक है? यू एक मैम। मिनट, टीना यही- टीना यही, प्लीज आप ओके। बताना आपने कौन सा श्लोक बोला ये आपने पतंजलि का? महर्षि पतंजलि जी की जो बुक है पतंजलि योग सूत्र, उसका समाधि पाद का 26 सूत्र है ये, 23rd सूत्र है इसमें। क्या ईश्वर प्राणिधाना द्वा, ओके और उसी में 26 सूत्र है पूर्वे शामपि गुरु काले नान वच्छेदात। वो जो ईश्वर है उसके बारे में बताया गया है कि वो ईश्वर कौन है, क्या है, मतलब वो कभी काल से बंधा हुआ नहीं है, वो गुरुओं का भी गुरु है। कोई भी काल उसको बांध नहीं सकता है, मतलब अगर उसको काल में बांधेंगे तो वो सीमित हो जाएगा, क्योंकि वो असीम है। यहाँ पर भी ये इसी चीज का ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान योग में, हाँ, साधना में इसी चीज का ज्ञान दिया जा रहा है कि जो आपको यही नॉलेज रखनी है कि जो ईश्वर है वो ईश्वर है, वो असीम है, खुद से परे है ना, वो अविनाशी है, अमर है, अजर है, ठीक है? हमें अजर है। उतनी ही श्रद्धा और विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि हमें मुक्ति वहीं से मिल सकती है। अगर हम अगर वो भी इन सब से बंधे होते, अगर ईश्वर भी काल में बंधे हुए होते या फिर वो इन सब में जुड़े होते, तो वो ना अविनाशी थे, ना वो अजर थे, और ना वो अमर थे, तो मुक्ति का मार्ग हम वहां तक कैसे लेके जाता हम, ठीक है? तो काल से यहाँ मतलब क्या है कि ऐसा ज्ञान रखना, यह ज्ञान रखना कि वह ईश्वर जिसको आप ब्रह्म तत्व, जिसमें आप अपना ध्यान लगा रहे हो, जिनमें आप अपना आपको समर्पण दे रहे हो,
वो ही सब कुछ है। ठीक है, ओके मैम। हाँ वही है जो वही थैंक यू टीना और थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, Thank और you. बताइए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा Thank you, समझाया आपने ma'am. मैम, थैंक यू सो Thank you, मच। ma'am. थैंक यू बोलूंगी मैं, Thank you, तुमने भी ma'am. अच्छा क्वेश्चन पढ़ा है, मतलब तुम दिमाग लगा रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। And the class get interesting when there is a discussion actually in the class and you learn more. यस, ये मुझे इससे ऐसा लग रहा था क्वेश्चन एक याद हो दिन, जाएंगे हमें। हाँ, एक दिन क्लास में मैं जब फर्स्ट सेकंड क्लास ले रही थी तो शिवा बहुत जबाइयां ले रही थी, तो मुझे लगा शिवा बहुत सोने लग रही है, तो मुझे लगा कुछ चेंज करना चाहिए क्लास में, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा डिस्कशन आप लोग बोलेंगे तो थोड़े आपकी इंद्रियां भी एक्टिव रहेंगी, है ना, वरना तमोगुण सही बात प्रधान। है मैम। ठीक है चलिए और कुछ